मैं अभी कवरेज करने जाता हूँ, ऐसे गांव मिलते हैं जिनमें आपने बात की सड़क अच्छी बनी हुई, कई ऐसे गांव हैं। अभी आपका मकरवई वाला रोड है सर, इसमें आपकी कवरेज भी मैंने देखा था। पहले ये मकरवई वाला आपने कवरेज किया था, वो आया था मेरे। इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं वहाँ काम ज्यादा करना पसंद करता हूँ। जी, राजनीति में आने का प्लान कब से था? बचपन से सोच रखा था कि राजनीति में जाएंगे, या फिर बीच में मन में आया कि राजनीति थी? सर, आपने जिला पंचायत सदस्य का पहला चुनाव था, लेकिन आपने इतनी रणनीति से लड़ा कि पहले ही आपने सब विपक्षियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ। और सर ज्वाइन की राजनीति, ज्वाइन क्यों? आपका नाम बढ़ाने के लिए, या फिर पैसा बढ़ाने के लिए, या फिर समाज सेवा के लिए? सर देखिए, जैसा मैंने सर, क्योंकि समाज सेवा तो कहती कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में सर मैं जितना कहूँगा, आप स्वीकार करें या ना करें, राजनीति झूठ से ज्यादा चलती है सर। इसमें आपके देखिए, इसका मतलब पूरे जिले के मालिक हैं सर। जी। कहीं यदि सड़क खराब होगी आप ही का नाम लिया जाएगा, अच्छी होगी तो आप ही का नाम लिया जाएगा, पुलिया भी टूटी होगी आपका नाम। तो ये सर बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही सर? कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? थोड़ा सा सर, जो पीढ़ी अपने कब पर से भटक रही है, वो नशे के शिकार में हो रही है, वो ज्यादा डिप्रेशन में आजकल हो रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे पागल पड़े हुए हैं। क्या हमको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए सर? नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरल स्वभाव के धनी, शिक्षा क्षेत्र से राजनीति तक का सफर तय करने वाले, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले माननीय श्री जयप्रकाश अनुरागी जी हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहली बात तो आप अनिल जी, जनता के मुद्दों को जनता की आवाज के माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से, 99 के माध्यम से जो आप उठाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात और खासियत यह है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट के साथ एक अच्छे कंपटीटर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, कई दिनों से आपका चैनल देख रहा हूं कि आप खासकर विद्यार्थियों की आवाज, ऐसे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ कीरत सागर तट पर तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आपने कार्यक्रम किया। ये आप बहुत अच्छे ढंग से जनता की आवाज को, विद्यार्थियों की आवाज को, युवा की आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और एक अच्छे सच्चे पत्रकार की यही निशानी। सर, सवाल आता है, पहला सवाल आपसे रहेगा कि सर शिक्षा क्षेत्र आप छोड़कर राजनीति में क्यों एंट्री की आपने सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि शिक्षा क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं जी। आज भी मैं जनतंत्र इंटर कॉलेज स्कूल पहाड़ का प्रधानाचार्य हूँ। निरंतर विद्यालय जाना मेरा, जैसे अभी तो गर्मियों की छुट्टी है, लेकिन निरंतर विद्यालय में रोज जाता हूँ और बच्चों के बीच रहता हूँ। हमारे यहाँ लगभग 2500 के आसपास छात्र संख्या है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं। तो उनके साथ रहकर जो आनंद प्राप्त होता है, वो निश्चित तौर पर राजनीति में किसी भी पद पे रहे वो अनुभव नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के पले बड़े हैं, इसलिए ज्यादा फोकस रहता है कि बच्चों का एक भविष्य निर्माण हो, उनके साथ खड़े रहें। रही बात राजनीति में आने का, तो राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में तो हम जुड़े ही हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। और राजनीति के माध्यम से जो हम फील करते हैं, जो कठिनाई, जो समस्या समाज की हमारे सामने आती है, उसको कैसे हल करें, तो उससे अच्छा रास्ता मिल जाता है राजनीति के माध्यम से, शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से लोगों के काम आने का अच्छा अवसर मिलता है। सर, राजनीति में आने का प्लान कब से था? बचपन से सोच रखा था कि राजनीति में जाएंगे, या फिर बीच में मन में आया कि राजनीति में ज्वाइन करते हैं? ऐसा है अनिल जी, जब मैं इलाहाबाद में गया, अपना BSc और MSc मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, तो उस समय मैं 92 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई छात्र संघ के हमारे माननीय अध्यक्ष वगैरह चुने गए। तो उनके द्वारा उनके संगत में रहकर, उनसे सीख कर जब देख लिया कि एक राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना के लिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही उपयुक्त है, तो वहां से मैं बिना पार्टी की सदस्यता लिए, मन में प्रेरणा लेकर, और उस समय हम लोग जान रहे हैं कि इस देश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, माननीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके भाषण सुने। श्री मुरली मनोहर जोशी जी जो मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे फिजिक्स के विभागाध्यक्ष रहे हैं, उनके संपर्क में भी रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, वहीं से प्रेरणा मिली। तब से हम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। सर, आपने जिला पंचायत सदस्य का पहला चुनाव था, लेकिन आपने इतनी रणनीति से लड़ा कि पहले ही आपने सब विपक्षियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। और सर, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष बने सर, इसमें कितना आपको क्या रहा है? ऐसा है, क्लीन बोल्ड शब्द तो ठीक नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से
रिवाई जिला पंचायत क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने गया। वहां की जनता ने मुझे स्नेह दिया, अपार स्नेह मिला, और जो कार्यकर्ता थे उनमें जो उत्साह था वो सब कार्यकर्ता एक उत्साह के साथ मेरे साथ लगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उससे आशीर्वाद से मार्गदर्शन में रह के यहाँ के नेताओं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, उनका मार्गदर्शन मिला, दोनों विधायकों का मार्गदर्शन मिला, सांसद जी का मार्गदर्शन मिला, निसंदेह कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के माध्यम से मैं चुनाव जीत कर आया। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष का सभी ने मेरा सहयोग किया, और सहयोग के माध्यम से, लोकमत के माध्यम से जो सदस्य थे उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। उसके लिए उन सदस्यों को भी धन्यवाद, और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है वो करते रहते हैं। सर, बात आती है कि राजनीति आपने ज्वाइन की, राजनीति ज्वाइन क्यों? आपका नाम बढ़ाने के लिए, या फिर पैसा बढ़ाने के लिए, या फिर समाज सेवा के लिए? सर देखिए, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्रों की समस्या रहती है उसको मैंने भली भांति, लगभग 22 वर्ष से मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में रहकर बच्चों की कितनी समस्या है। जी। आपको ये भी बता दें कि यहाँ मैं 2007 से हूँ, इससे पहले मैं 2001 से 2007 तक वहां रहा, सुल्तानपुर में लेक्चरर मैथमेटिक्स रहा। जी। इस क्षेत्र में जितना गरीबी है वो मैंने अनुभव की है। सरकारी फीस जो 19 रुपए और 23 रुपए भी अनिल जी होती है, वो भी बच्चा देने में असमर्थ है। बिल्कुल सर। किताब नहीं खरीद पाता, स्कूल की ड्रेस नहीं बनवा पाता। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा, राजनीति के क्षेत्र में काम करूंगा। यदि अवसर मिला कभी आगे आने का, तो इन मुद्दों को भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षार्थी हो। इनकी समस्याएं, चूंकि ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में जब आप रहते हैं तो बच्चों का परिवेश भी देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों का परिवार कैसा होगा, वो लोग कैसे होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाते तो हैं लेकिन किन परिस्थितियों में पढ़ाते हैं। तो ये समझने का अवसर मिलता है। तो निस्संदेह मैं राजनीति के क्षेत्र में यदि आया हूं तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि मैं समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। सर, समाज सेवा और राजनीति क्या सर एक साथ हो सकती है सर? क्योंकि समाज सेवा तो कहती कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में सर मैं जितना कहूंगा, आप स्वीकार करें या ना करें, राजनीति झूठ से ज्यादा चलती है सर। इसमें आप कितना सर असमंजस बैठा पाएंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है जी। जैसा आप सोचते हैं कि हर राजनीतिक व्यक्ति झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता जी। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे नेतागण हमारे रहे राजनीति में जिनकी वजह से ये वहम लोकतंत्र में फैला है जी कि झूठ वाला नेता झूठ बोलता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण, बड़े अपने जिले के ही एक उदाहरण दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह सेंगर जी हैं, माननीय एमएलसी साहब। जितेंद्र सिंह सेंगर जी के दरवाजे में कोई भी व्यक्ति जाता है, उनका जनता दरबार लगता है। जो बात वो कहते हैं लोगों के सामने ही फोन में अधिकारियों से बात। बिल्कुल सर। हमारे निवर्तमान सांसद जी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, लोगों को लगता था कि ये जो कह रहे हैं वो पता नहीं कब होगा कब ना होगा। आप देख रहे हैं दोहरी लाइन का उन्होंने बिल्कुल संकल्प लिया था। वो दोहरी लाइन, जहां एक ट्रेन चलती थी, 2 ट्रेन चलती थी, वहां कई ट्रेन चल रही है। कबरई से सागर से कानपुर तक दोहरीकरण हो रहा है रोड का। ये सारी समस्या, उन्होंने कहा था कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं और यदि हाईवेज के किनारे हॉस्पिटल की सुविधा हो जाए, सरकार ने उनकी बात भी सुनी। उन्होंने ये अपना केन बेतवा लिंक का एक प्रस्ताव दिया था यहाँ, तो वो भी काम हो रहा है। तो ये कहना कि जो है राजनीतिक व्यक्ति झूठ बोलता है, ये मैंने आपको लोकल स्तर पर बताया। हमारे नेता हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज वैश्विक स्तर के नेता हैं जी। बिल्कुल। आज उनकी गिनती फ्रांस, अमेरिका, बिल्कुल, चाइना, रशिया के अच्छे चौथे नंबर पे है, आप समझिए। बिल्कुल सर। और अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे जापान को पछाड़ के आ गई है। तो ये कहना कहा 11 नंबर की अर्थव्यवस्था को 14 से यहाँ तक जो है चौथे नंबर पे ले आए, जहां भारत को लोग पासपोर्ट देने में हिचकिचाते थे, वो आज भारत की एक इमेज बनाई। तो निश्चित तौर पर ये कहना, हमारे अमित शाह जी जो संकल्प लिए माननीय गृह मंत्री जी ने वो पूरा किया। हमारे राजनाथ सिंह जी शिक्षा क्षेत्र में वो भी आए हैं राजनीति में, लेकिन जो संकल्प लिया, देखिए हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जिन लोगों ने हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम किया था, उन बहनों को भेज के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन्हीं बहनों से उनका बदला लेने का काम किया। ये सच्ची दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति होती है। तो ये
कहना कि राजनीतिक व्यक्ति झूठ बोलता है, ये गलत है। जहां तक समाज सेवा लोग करते हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं, और समाज सेवा के माध्यम से व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसको पूरा अनुभव होता है कि हम समाज में क्या कुरीतियां हैं, क्या व्यापक उनकी समस्या है, तो राजनीति के माध्यम से उन्हें सुलझाया जा सकता है। सर प्रश्न आता है, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है, नारा भी है, आपकी पार्टी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। इसमें आप कितने सहमत है कि हम सबका साथ सबका विकास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखिए अनिल जी, आपने सरकार की योजना देखी जी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर, उसमें ये तो नहीं देखा गया किसी एक वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास, उसमें आपने ये तो नहीं देखा किसी एक वर्ग को ही सरकार संतुष्ट कर रही है। जो भी पात्र हैं, जो भी गरीब हैं, उनको सरकार उनकी अपनी क्षमता अनुसार, शासन की योजना के अनुसार उनको लाभ देने का काम कर रही है। आज 4 करोड़ मकान बन गए, 11 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर बन गए, 13 करोड़ शौचालय बन गए। क्या एक धर्म के लोगों को दिया गया है क्या? सबको। तो ये कहना सबका साथ सबका विकास, और मैं तो जोड़ता हूं सरकार ने कहा सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतने में सरकार कामयाब रही है। और हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था नंबर 3 पर पहुंचे, और एक ऐसा युग आएगा फिर से जब भारत विश्व गुरु बनेगा और लोगों को अपने शांति का पाठ देगा, अपनी संप्रभुता का पाठ देगा, अपनी लोकतंत्र का पाठ देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार यदि बनी है तो आज योगी जी को देख लीजिए, कानून व्यवस्था देखिए ना आप। पहले की सरकारें थानों में जाके अपने लोगों का काम कराती थी, थानेदार के सामने बैठ के उसकी बेचारी की हिम्मत नहीं होती थी। और एक वर्ग को खुश करने के लिए कन्या विद्याधन में मैं तो प्रधानाचार्य हूं ना, कन्या विद्याधन में जहां एक वर्ग को यह था कि 7% अंक नहीं आएंगे तो आपको कन्या विद्याधन का लाभ नहीं मिलेगा, वहीं दूसरे धर्म के लोगों को 45% में भी कन्या विद्याधन का लाभ दिया जाता था। लिस्ट बना के हम लोग प्रधानाचार्य देते थे। तो वो काल भी देखा है, वो काल भी देखा है कि अपराधी भी समाजवादी पार्टी का है, लेकिन थाने में गुंडाई भी वही कर रहा है, पीड़ित को वही मारने का काम कर रहा है। वो काल भी देखा है कि अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग कैसे इस देश की राजनीति में, कैसे उन राजनीतिक दलों ने आगे बढ़ाया। जब इतना विद्रोह था, इतना आतंकवादी थे, तो उनको राजनीति में आप संसद की गरिमा भंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को योगी जी ने सबक सिखाने का काम किया। बुलडोजर के माध्यम से ऐसे लोगों की खैर नहीं। कोई आज किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, लूट की घटना करता है, तो निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर उनके घर जाता है, तहस नहस करने का काम करता है। योगी जी ना धर्म देखते, ना जाति देखते, केवल यदि अपराधी है तो 0 टॉलरेंस की नीति में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार चाहे केंद्र की डबल इंजन सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सदैव सबका विकास सबका साथ का नारा जो हमारा है वो सार्थक रूप से आगे बढ़ रहा है। सर बात आती है, आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सर, लगातार हैं और बच्चों के साथ रहते हैं सर। सर अब बच्चे जानना चाहते हैं कि आपसे, क्योंकि आप युवा हैं, युवा सोच भी आपकी सर है, तो बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही सर, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, थोड़ा सा सर जी। मेरा मूल जन्म स्थान बांदा जिले का पपरेंदा गाँव है जी। कक्षा 8 की जैसे प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, उसके माध्यम से मैंने कक्षा 8 पास किया जी। कक्षा 9 और 10 और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा मैंने राजकीय इंटर कॉलेज हमीरपुर से किया जी। और इंटरमीडिएट के बाद मैं जैसे सभी छात्र हैं उनका एक जीवन है, उसी तरह मैं भी ख्वाब लेके पहुंचा इलाहाबाद जी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स से किया। इसके बाद वहीं मैं पीसीएस की तैयारी करने लगा। 1-2 बार प्री मेंस वगैरह देने का अवसर मिला है, जिसके माध्यम फाइनल सिलेक्शन नहीं मेरा हो पाया। इसके बाद फिर मैंने ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से ये लेक्चरर मैथमेटिक्स की वैकेंसी आई, उसमें मेरा चयन हुआ। निसंदेह यहाँ तक का जो सफर रहा, फिर मैं नौकरी करने लगा। आप आगे की फिर मैं चूंकि प्रभावित था वो मैंने आपसे बता दिया, विद्यार्थी परिषद हो, चाहे हमारे आरएसएस हो, जो हमारे अनुसांगिक संगठन जो गौरवशाली संगठन, उनसे प्रभावित होकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी से, उस समय के जो तत्कालीन लोग थे, ऐसे जो राजनीति में लगता था कि जो बोल रहे हैं तो लगता था क्या तेज है, क्या ओजस्वी है, भाषण है, उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज तो जो हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मैं तो कह रहा हूं विश्व में ऐसा नेतृत्व तो किसी के पास नहीं है। यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, देश के अंदर
ऐसा नेतृत्व पाने के लिए मैं आम नागरिक होने के बाद भी मैं खुशी महसूस करता हूं कि मुझे ये सब देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी। जी सर, बात आती है आपकी आज की युवा पीढ़ी की बात करते हैं सर, आपसे बेहतर कौन इसका विश्लेषण कर सकता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य पथ से भटक रही है, वो नशे के शिकार में हो रही है, वो ज्यादा डिप्रेशन में आजकल हो रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे पागल पड़े हुए हैं। क्या हमको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए सर? देखिए एक बात आपको बताएं जी, अभी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार ने लगभग 60,000 पुलिस वैकेंसी ज्वाइनिंग भी सर अभी जी हमारे महोबा जनपद से बहुत लड़के बहुत जी। देखिए कष्ट इस बात का नहीं होता कि युवा कहाँ जा रहा है जी, युवा भटक तो रहा है। बुंदेलखंड में गुटखा प्रथा ज्यादा जी जी। मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते जी, सरकार ने कई सुधार किए। गुटखा जो था उसकी तम्बाकू में एक मुंह दिखा दिया कैंसर वाला, उससे भी लोग सबक नहीं लिए। गुटखा खाने की आज भी परंपरा है, सबसे ज्यादा गुटखा बुंदेलखंड में खाया जाता है जी। ये बात भी हम लोग लगभग यहाँ जान रहे हैं जी। युवाओं से अनुरोध है कि जो भी शिक्षा है, शिक्षा जो है मनुष्य का केवल यही नहीं है रोजगार के लिए जी, शिक्षा उसे चेतना देती है जी, शिक्षा उसे जागरूक करती है जी, शिक्षा उसे एक समझदार नागरिक बनाती है। इन सब चीजों के माध्यम से जब आप हाई स्कूल इंटर करें, बीए करें, स्नातक करें, बीएससी करें, अपनी फील्ड निर्धारित करिए। सरकार ने ऐसे स्टार्टअप के माध्यम से कई लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो आज लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी खोले हैं, कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं। हमारे मोदी जी का भी यही सपना है कि अपना स्टार्टअप खुद करें। आज कई 18 लाख लोगों को नौकरी मिली है स्टार्टअप के माध्यम से। निश्चित तौर पर सरकार इसमें निवेश कर रही है, कई तरह के रास्ते बना रही है और नौकरी, सरकारी नौकरी के विज्ञापन भी निकल रहे हैं। आप यहाँ हमारे यहाँ हम लोकल बात करें, कीरत सागर में मैं भी जाता हूँ, सुबह बच्चों को देखता हूँ, शाम को भी देखता हूँ। हमारे विद्यालय के भी कई शिष्य हैं जी, कई ऐसे शिष्य थे जिनको मैं तैयारी करते देखता था, उनका किसी का रेलवे में हो गया, किसी का पुलिस में हो गया, किसी का राजस्व में हो गया। खुशी मिलती है। छात्र पहला काम करें कि अपना कंपटीशन की पूरे मनोयोग से तैयारी करें और उसी की दिशा में आगे बढ़ें जी। निश्चित तौर पर शिक्षा, अंबेडकर जी ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन आने वाला समय आपको परिपक्व बनाएगा। आप भारत देश को विकसित करने का जो एक संकल्प है उसको आगे लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर उससे रोजगार मिलेगा, निश्चित तौर पर आप भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे। चाहे जिस क्षेत्र में आए आप अपना झंडा बुलंद करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ समाज क्षेत्र में आए, सामाजिक सेवा में या राजनीतिक सेवा में भी, या आप कृषक भी बनते हैं तो एक शिक्षित किसान होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ेगी। कई लोगों को शिक्षा देंगे। गुटखा प्रथा और ये शराब पर मैं तो पूरी तरह प्रतिबंध सरकार से अनुरोध करता हूं कि शराब प्रथा, शराब पर पूरी पाबंदी लगाया जाए, गुटखा पर भी पूरी पाबंदी लगाया जाए। निश्चित तौर पर इससे युवा हमारा जब होगा ही नहीं, पूरी पाबंदी होगी तो कहां से पाएगा। लेकिन लोग जो है जागरूक करें। तमाम संस्थाएं चल रही हैं जिनसे गुटखा वगैरह के लिए और शराब के लिए लोगों को जो घर बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए जागरूक करना है। सर बात आती है राजनीति की सर। जी। राजनीति करना सर कितना आसान है, कितना सरल है? क्योंकि राजनीति में टिप्पणी करते हैं, विपक्षी भी होते हैं, पक्ष वाले होते हैं। यदि विपक्ष का आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो पक्ष वाले नाराज हो जाते हैं। तो ये कितना टिपिकल है और आप कैसे जनता को खुश कर पाते हैं? क्योंकि आपको तो पूरा क्षेत्र देखना, वोट दिया नहीं दिया सबको देखना है। ऐसा है जी। ये जो आपने कहा राजनीति में शिक्षित लोग आते हैं तो उन्हें कितनी कठिनाई का सामना करना। जी। राजनीति एक ऐसा विषय है कि जब मैं शुरू में इस पद पे आया तो मुझे बड़ा असमंजस लगा, मैं आपको बता दूं। और मुझे एक ये भी एहसास हुआ कि मैं इसको निर्वहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राजनीति में आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, आलोचना भी करते हैं। अब जब तक आलोचना उसी व्यक्ति की होती है जो कुछ कर रहा है। बिल्कुल है ना। और जो कुछ नहीं कर रहा उसकी कहीं आलोचना नहीं होगी। बिल्कुल, उसके लिए कोई कमेंट भी नहीं करेगा। निश्चित तौर पर जो कुछ करेगा आलोचना होगी। राजनीति में किसी, अरे भगवान राम को तो लोगों ने छोड़ा नहीं, माता सीता को तो लोगों ने छोड़ा नहीं। जहाँ राम राज्य था, जहाँ लगा के अफगानिस्तान से पाकिस्तान वगैरह ये सब अपना पूरा अखंड भारत था, तब के समय में तो उनको इन सब चीजों से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है। लोग
आलोचना भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। लोग कह रहे थे 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, कुछ ना हटा, ना कुछ एक चींटी नहीं मरी। लोग कहेंगे राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान श्री राम का मंदिर बना है। इन सब आलोचनाओं से परे आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सही काम करता जाऊं, आगे समाज सेवा। और लोगों के दिमाग में राजनीतिज्ञों के प्रति गलत धारणा है, उस गलत धारणा से आगे निकलना पड़ेगा। आप पत्रकारों के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक इमेज पूर्व सरकारों के नेताओं ने बनाई थी, वो इमेज वर्तमान में भी कई हम लोग पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, अभी देखने को अवसर मिलता है। तो ये व्यक्तिगत किसी का नेचर, किसी का व्यवहार आप बदल लें, ये संभव नहीं है ना। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको ये समाज सेवा और आपके निजी व्यक्तित्व को वो नहीं करेगी कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके आचरण को लोग फॉलो भी कर रहे हैं, आपके आचरण को देखने वालों की निगाहें सबसे ज्यादा हैं। तो आपको संयम के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। वास्तव में राजनीतिक विषय ऐसा विषय है जिसमें आप सच्ची समाज सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन कुछ लोगों ने गंदगी भरी थी और कुछ लोग गंदगी भरने का काम भी करते हैं, उससे राजनीतिक लोग बदनाम होते हैं। सर बात आती है आपके पद की, बात आती है सर, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सर, इसका मतलब पूरे जिले के मालिक हैं सर। कहीं यदि सड़क खराब होगी आप ही का नाम लिया जाएगा, अच्छी होगी तो आप ही का नाम लिया जाएगा, पुलिया भी टूटी होगी आपका नाम। तो ये सर कैसे सब हो पाता है पूरे जिले में? क्योंकि आपको गांव में भी जाना, अपनी फैमिली को भी अपना समय देना है, जनता को भी आपको देना है, कई कार्यक्रम वो भी देना है। तो ये सब आप मैनेजमेंट कैसे सर कर पाते हैं जिले का मुखिया होने के नाते? सर ऐसा है कि पहली बात तो ये जो शब्द है जिले का मुखिया, ये लोगों की निगाह में होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले उले का मुखिया नहीं रहता। जिला पंचायत अध्यक्ष के क्षेत्र में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत विकास, चाहे वो नाला निर्माण हो, रोड निर्माण हो, लाइट हो, टीन शेड हो, पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम तरह की चीजें वो करता है। और देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग लोग काम, शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतें हैं, ब्लॉक भी हैं हमारे, ग्राम प्रधान भी हैं हमारे, प्रशासन के माध्यम से विधायक जी की निधि है हमारी, सांसद जी की निधि है हमारी, एमएलसी साहब भी काम करते हैं। उद्देश्य केवल एक है, सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जो जितनी संस्थाएं, सब का उद्देश्य यही है। और आपने एक चीज देखी है, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में डबल इंजन की सरकार बनी है, रोडों का कायाकल्प, पुल आप देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हम लोगों ने कभी कल्पना की थी? कभी नहीं कल्पना की थी, बताइए आप। और ऐसी ऐसी रोडें गांव के अंदर जाइए, मैं आपको एक अंधेर बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, अंधेर नहीं कहूंगा, मेरे लिए दीवा स्वप्न था। मैं सुल्तानपुर में गया और सुल्तानपुर कार्यक्षेत्र था कांग्रेस का, तो वहां गया तो अमेठी क्षेत्र में मैं घूमने गया तो कई गांव की पगडंडियों में, मेड़ों में भी रोड थी उस समय 2001-2 में। मैं सोचता था कि ये अलग दुनिया है, हमारे बुंदेलखंड की अलग दुनिया है, जहां यहाँ गांव के अंदर रोड नहीं थी, जहां यहाँ नीडी लोगों के लिए जरूरत थी, वहां पानी टांगों से भरा था, टखनों से भरा था। ऐसी परिस्थिति मैंने देखी तो मैं सोचता था ये अलग दुनिया है, ऐसा होगा अमेरिका, ऐसा होगा रसिया, ये समझ में आता था। आज जब से मोदी जी की सरकार आई, वो सोच वाले लोग खत्म हो गए कि सफाई का अलग विकास, अमेठी का अलग विकास, रायबरेली का अलग विकास। भारतीय जनता पार्टी ने एक समग्र विकास पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे गांव में करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जहां भी अवसर मिलता है, जहां कोई समस्या होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते, जिला पंचायत में का नेतृत्व करने के नाते मैं उन समस्याओं को ध्यान देता हूं, उनको पूरा करने का काम करता हूं। शेष समस्याएं हमारी, जो हमारे विधायकगण है, सांसद जी हैं और एमएलसी साहब हैं या विभाग हैं, उनके द्वारा भी नीडी लोगों की जरूरतें पूरी होती रही। सर अभी बात आई, आपने सड़कों की बात की सर, ऐसे मैं अभी कवरेज करने जाता हूँ, ऐसे गांव मिलते हैं जिनमें आपने बात की कि सड़क अच्छी बनी हुई, कई ऐसे गांव हैं, अभी आपका मकरवई वाला रोड है सर, इसमें सर आपके पास भी आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया है, उनको उम्मीद है कि पूरा डल जाएगा, अभी भी ऐसे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने एक अभी उदाहरण दिया, आपकी कवरेज भी मैंने देखा था, और अनिल जी ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, आप जनता की आवाज जो आपका चैनल है ना, वास्तव में उसमें सटीक बैठते हैं। बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो लोगों की इन समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं।
ध्यान देना चाहिए। जनता की जो समस्या है उसको सामने लाना चाहिए। आपका कुछ दिन पहले ये मकर भाई वाला आपने कवरेज किया था, वो आया था मेरे पास, उनको हमने उसी समय जिस समय आपने कवरेज किया था तो हमने अपने जेईस को दिखाया था। हमने कहा इसमें जाके आप देखिए हमारा काम है, आप चौथे स्तंभ हैं। पत्रकार इंडिया प्रशासन का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और आपकी बात चाहे मोबाइल में हो, चाहे टीवी में आए, सोशल मीडिया के किसी माध्यम से आए, उसको हम लोग पहले गौर करें। आज कुछ लोग उसी बात को लेके यहाँ व्यक्तिगत रूप से आए, उनको आश्वासन ही नहीं, उनको मैंने कहा आपका काम अगस्त सितंबर में जरूर, जैसे ही हमारे टेंडर होते हैं, इस साल आपका काम हम लोग करवाने का काम करेंगे। मेरी सोच में एक होता है अनिल जी, मैं प्राथमिकता में, मैं व्यक्तिगत इस बात को खुलेआम कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं वहां काम ज्यादा करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं शिक्षण क्षेत्र शिक्षक हूँ और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देता हूँ। जैसे स्कूल है, जैसे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। आज इन गांव वालों ने बताया कि वहां से हमारे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, तो मैंने इनसे कहा कि अब 4 साल हो गए हैं, आप चौथे साल 5वें साल बता रहे हैं, ये तो काम अभी तक हम करा देते, लेकिन हम उन्हें प्राथमिकता में कराने का काम करेंगे। ऐसे कई जगह हमने काम कराए हैं जो शिक्षा से जुड़े संस्थान है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, हर जगह हम लोग काम कराने का प्रयास करते हैं। सर आपका ये शुक्रिया कि आपने आश्वासन दिया। सर अब बात आती, लास्ट प्रश्न आपसे रहने वाला है हमारे बुंदेलखंड की। पलायन बहुत ज्यादा है सर, मजबूर है लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, दिल्ली पंजाब जाने के लिए, आपके युवा भी मजबूर है। आप इस पलायन को कैसे देखते हैं, रोकना इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी यहाँ एक समस्या थी सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण जो यहाँ का किसान था वो एक फसल ही कर पाता था। कोई क्षेत्र है जहाँ थोड़ा है इसकी पानी की अपना है थोड़ा सा बहुलता, वहां पर लोग 2 फसल कर लेते। मैं देखता हूं कि आप अपने ही उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र देखिए जहां साल भर फसलें होती। अब केन बेतवा लिंक के माध्यम से जब यहाँ अपना बुंदेलखंड हरा भरा होगा, मैं कहीं भी जाता हूं लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि चाहे जितनी बड़ी समस्या आए, आप किसी कंडीशन में अपनी जमीन बेचने का काम नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि ये आने वाले समय में अभी आपको लग रहा है केन बेतवा लिंक जब योजना यहाँ शुरू हो जाएगी ना, शुरू हो भी गई, और जब अपने पल्लवित रूप में आएगी तो यहाँ का खेत सोना उगलेगा, ये हम लोग देखेंगे। निश्चित तौर पर जब व्यक्ति खेती किसानी से फुर्सत होता है तब पलायन करता है। बुंदेलखंड गरीबी तो ही है, सूखा है, कई समस्याओं से घिरा है। बुंदेलखंड के में बेरोजगारी है, यह भी बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन अब बात यह है कि सरकार जितने स्तर से, जब से योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की डबल इंजन सरकार आई है, व्यापक रूप से चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, अभी आप देखिए MSP का जो फसलों का समर्थन मूल्य था, सरकार ने लगभग दुगना कर दिया। तो इन सब से राहत मिलेगी, केन बेतवा लिंक से राहत मिलेगी, रोजगार की सरकार अवसर पैदा कर रही है उससे राहत मिलेगी। इन सब चीजों से धीरे धीरे पलायन रुकेगा। आने वाला समय बुंदेलखंड का हम लोग स्वर्णिम युग देखेंगे, जो कभी हम लोग चंदेल वंश के शासक देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का शासन देखते हैं, छत्रसाल जी का शासन देखते हैं, उन सबके इतर उसी तरह की गरिमा एक बुंदेलखंड की बनेगी। ऐसी कल्पना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी आशा और विश्वास है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ का पलायन रुकेगा। सर बहुत बहुत बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये रहे जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री जयप्रकाश अनुरागी जी। तो कैसा लगा हमारा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।